Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 4th. कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम देख रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर अभी तक हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स किस तरह से हम बना सकते हैं, मेथड्स हम देख रहे हैं। इसी क्रम के अंदर इसके पार्ट 4th में हम देखेंगे कि और कौन से मेथड्स हैं जिनसे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। फर्स्ट है बियर विल्गर ऑक्सीडेशन। इस विधि में कीटोन पर एसिड्स परऑक्सी एसिड्स का द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एस्टर प्राप्त होते हैं, जिसके जल अपघटन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये रिएक्शन अगर हम देखें तो RC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस C6H5COOOH, ये परऑक्सी एसिड्स हैं हमारे। इसके साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो RC डबल बॉन्ड O R डैश का फॉर्मेशन होगा और एक मॉलिक्यूल जो है वो बेंजोइक एसिड हमें मिल जाएगा। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो है वो एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। इसकी क्या मैकेनिज्म है? अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो इसके अंदर जो हमारा कीटोन है, ये कीटोन जो है वो पर एसिड्स की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करता है। कीटोन पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, जिससे कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो परऑक्सी एसिड के प्रोटॉन को देता है और वहाँ से जो ऑक्सीजन लगी हुई है H के साथ में वो कार्बन से अटैच होके एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करती है। ये इंटरमीडिएट जो है वो रिएक्शन करके और बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर 4th स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो रीअरेंजमेंट होता है, -H+ निकलता है। ये हमारा -H+ इसमें से निकल जाएगा और ये एसिड्स का एस्टर बनेगा RC डबल बॉन्ड O R डैश, और फिर हाइड्रोलिसिस पे ये एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया में समूह अपने बंद इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होता है। तो विभिन्न ग्रुप्स जो हैं उनके स्थानांतरण की क्षमता का क्रम जो है वो इस तरह से होगा। कौन सा ग्रुप जो है वो सबसे फास्ट रिमूव होता है H, फिर टर्शरी एल्किल्स, सेकेंडरी एल्किल उससे कम होते हैं। सेकेंडरी एल्किल और फेनिल ग्रुप जो हैं वो लगभग बराबर स्ट्रेंथ से रिमूव होते हैं। फिर प्राइमरी एल्किल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। तो ये इनका क्रम है कि विभिन्न समूहों का स्थानांतरण जो है वो किस कैपेसिटी के अंदर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है एल्किल बेंजीनों के ऑक्सीडेशन से। बेंजीन वल्य स्वयं प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 तथा पोटेशियम परमंगनेट से ऑक्सीकृत नहीं होता है, परंतु बेंजीन वल्य से जुड़े हुए एल्किल प्रतिस्थापी समूह प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्सीकृत होकर COOH समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। एल्किल प्रतिस्थापी समूहों की कार्बन श्रृंखला कितनी ही लंबी क्यों हो, ऑक्सीकरण केवल बेंजिलिक कार्बन, बेंजीन वल्य से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उससे ही होता है। जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो है वो एक बेंजीन रिंग है जिसपे कि एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है और ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है वो ऑक्सीडेशन पे एसिड के अंदर चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और Na2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस के अंदर। इसके बाद में दूसरी इसी की अगर हम रिएक्शंस देखें, जैसे कि
ये है C6H5 CH2CH2CH3। इसके जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे भी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से ये है, अगर आइसो ग्रुप लगा हुआ है, ये आइसो ग्रुप है CH3 CH, इसका ऑक्सीडेशन करने पर भी बेंजोइक एसिड सी हमें प्राप्त होते हैं। जो साइड चेन्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन की क्रियाविधि जो है जटिल होती है। इसके अंदर बेंजिलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन के निष्कासन के बाद में बेंजिलिक फ्री रेडिकल बनता है। अतः यदि बेंजिलिक कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है तो उस स्थिति में एल्किल प्रतिस्थापी का ऑक्सीकरण COOH समूह में नहीं हो पाता है और ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता है। तो टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन में बेंजिलिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब बेंजीन रिंग से लगा हुआ जो कार्बन है उस पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीकरण संभव नहीं होता है। इसके बाद में इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो 5 कार्बन तक के कम अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स जल में विलय होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के निम्नतर लोअर मेंबर्स जो होते हैं इनकी विलयता पानी के अंदर होती है। जल के अणुओं के मध्य ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं और कार्बोक्सिलिक समूह हाइड्रोजन बॉन्ड में दाता तथा ग्राही दोनों के रूप में भाग लेते हैं। डोनेटिंग भी होते हैं और एक्सेप्टर भी होते हैं। डोनर और एक्सेप्टर दोनों होते हैं। तो ये हम देखें कि किस तरह से जो है एसिड्स जो हैं वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन इसके अंदर करते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन बंध द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड और जल के अणुओं का किस तरह से कॉम्बिनेशन है। सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी देखें, परंतु जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एल्किल समूह में 5 से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं तो उनकी जल में विलयता घट जाती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। इस प्रकार जो है वो अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स जल में लगभग अविलय होते हैं। सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो जल में कम घुलनशील होते हैं जैसे कि बेंजोइक एसिड है, उन्हें क्षार के जलीय विलयन NaHCO3 से क्रिया करा के जल में विलय लवणों में परिवर्तित कर लेते हैं। यदि लवण कार्बोक्सिलेट आयन को अम्ल द्वारा प्रोटोनीकृत करवाते हैं तो पुनः अविलय कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त हो जाते हैं। इस क्रिया से उदासीन व क्षारीय यौगिकों के अम्ल के साथ मिश्रण में से अम्ल को हम पृथक कर सकते हैं, अलग भी इसको हम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारा है बेंजोइक एसिड। इसको NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो ऑक्सीलेट आयंस का फॉर्मेशन होता है। HCl और वाटर के साथ करवाएंगे तो भी ऑक्सीलेट आयंस का ही फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलेट आयंस का। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो कार्बोक्सिलिक समूह में OH समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह है। C डबल बॉन्ड O के समीपस्थ होने के कारण इनमें अधिक पोलर होता है। इस कारण यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के दूसरे अणु के कार्बोनिल डाइपोल के ऋणात्मक ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये डाइपोल मोमेंट जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ठोस एवं द्रव अवस्थाओं में ही नहीं अपितु गैसीय अवस्था में भी सामान्यतः डाइमरिक स्टेट में रहते हैं। डाइमेरिक में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के दो अणु आपस में दो प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा निम्न प्रकार से इनसे जुड़े रहते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरह से ये जुड़े रहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उनके गलनांक और कतनाओं पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा डाइमराइजेशन के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड्स
असामान्य रूप से उच्च बॉइलिंग पॉइंट दर्शाते हैं। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो अणुभार वाले, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग अणुभार वाले अल्कोहल हैं, एल्डिहाइड और एल्केन्स हैं, उनसे अधिक होते हैं। इसी प्रकार से इनके गलनांक भी समान अणुभार वाले अल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्केन के अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। अब हम देखें एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको हम कह सकते हैं। किसी अम्ल की स्ट्रेंथ उसके द्वारा प्रोटॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। अकार्बनिक एसिड जैसे HCl, H2SO4 प्रबल अम्ल, प्रबल प्रोटॉन दाता होते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड दुर्बल प्रोटॉन दाता, दुर्बल एसिड होते हैं। जब प्रबल अम्ल को जल में घोलते हैं तो वह पूर्ण रूप से जल में वियोजित हो जाता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जल में घुलने पर बहुत कम वियोजित होता है तथा अभिक्रिया पूर्णतया की तरफ अग्रसर नहीं होती है। तो ये रिएक्शन जो है इसके अंदर होती है HCl प्लस H2O, H3O प्लस प्लस HCl माइनस। कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्लस H2O, तो कार्बोक्सिलिक आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन का इसमें फॉर्मेशन ये हो जाता है। सेकंड, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इनकी अगर हम देखें, एसिडिक कांस्टेंट, अम्ल वियोजन स्थिरांक। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जल में घोलते हैं तो अम्ल बहुत कम वियोजित होता है, अतः सामान्य क्रियाकारकों की तरफ से स्थानांतरित हो जाता है। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये है हमारा के इक्वेशन इज इक्वल टू RCO माइनस ये वाला प्लस H3O प्लस अपॉन RCOH प्लस H2O। सांद्रता को मोल प्रति लीटर या मोलरता में व्यक्त करने के लिए जो हमारा ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट प्रयोग करते हैं हम इसको, किसी अम्ल के आयनन की मात्रा को अम्ल के वियोजन स्थिरांक द्वारा भी हम प्रदर्शित करते हैं। अम्ल वियोजन स्थिरांक या अम्लता स्थिरांक संख्यात्मक रूप से साम्य स्थिरांक से संबंधित होती है, जिसे अम्ल वियोजन स्थिरांक के रूप में निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। Ka इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम H2O। इस अभिक्रिया में जल आधिक्य में प्रयुक्त होता है, इस कारण जल की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है, अतः जल की सांद्रता के पद को हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए अम्ल वियोजन स्थिरांक को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। Ka इज इक्वल टू 8 Ka इज इक्वल टू RCO माइनस H3O प्लस अपॉन RCOH। तो इस प्रकार से जो है Ka कार्बोक्सिलेट आयन तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के समानुपाती तथा अवियोजित कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः Ka अम्ल का वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक कहलाता है। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि A proportional to H3O प्लस और Ka is proportional to H प्लस। अतः यदि जल के अम्लीय विलयन में H2O हाइड्रोनियम या H प्लस आयनों की सांद्रता अधिक होती है तो उनका अम्ल वियोजन स्थिरांक अधिक हो जाता है और अम्ल की प्रबलता भी अधिक हो जाती है। यदि अम्ल का वियोजन स्थिरांक कम होता है तो अम्ल की प्रबलता कम होगी और दुर्बल होगा, चूँकि आयनन की
मात्रा वियोजन स्थिरांक पर निर्भर करती है, अतः किसी भी प्रकार के अम्ल का वियोजन स्थिरांक उसकी प्रबलता का मापक होता है। HCl एक प्रबल अम्ल है। इसके अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान Ka = 10⁻⁷ होता है, जबकि एसिटिक एसिड एक दुर्बल एसिड है जिसका अम्ल वियोजन स्थिरांक Ka = 1.76 × 10⁻⁻5 होता है। तो इस तरह से जो है वो हम एसिडिक स्ट्रेंथ को बता सकते हैं कि किस तरह से एसिडिक कांस्टेंट जो है वो इसके अंदर अफेक्ट करता है। आज के लिए इतना ही।